हम पढ़ रहे थे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और इस चैप्टर में पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा कि क्या होता है फार्मिंग, फूड क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है। फिर हमने पढ़ा फार्मिंग का मेथड क्या है। फार्मिंग का सबसे पहला मेथड जो हम पढ़े थे वो है कि हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि जो हम फसल ले रहे हैं उसका जो हम वैरायटी ले रहे हैं उसके वैरायटी में इंप्रूवमेंट करें। तो पहले देखते, हम पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि ये जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है तो हम वैरायटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मेथड हमारे पास क्या था, प्लांट ब्रीडिंग ये मेथड था हमारे पास। ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स में हमने इसके बारे में पढ़ा है। या इसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड बनाना, और हाइब्रिड का मतलब है कि जो पेरेंट प्लांट है, जो हमने कल 2 प्लांट लिए थे ना, जो एक ए प्लांट था जिसका यील्ड ज्यादा था और एक बी प्लांट था जिसमें रेजिस्टेंस था, तो जिनको चूज किया जाता है वैरायटी बनाने के लिए, ठीक है, जो ओल्ड वैरायटी हम लेके आते हैं वो उनको कहा जाता है पेरेंट। क्यों? क्योंकि इन्हीं से नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे या प्लांट की प्रोजेनी आगे बनेगी। तो ये पेरेंट प्लांट है। क्या है? पेरेंट प्लांट। ये दोनों पेरेंट प्लांट है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि जो इसमें प्रोजेनी बनेगा, मान लीजिए इसमें है हाई यील्ड और इसमें है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों का क्रॉस होगा, मतलब ये दोनों का हाइब्रिड एक बनेगा जिसमें ये भी कैरेक्टर होगा, ये भी कैरेक्टर होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। तो प्रोसेस का क्या नाम हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हमने ये तो देख लिया कि प्रोसेस कैसा है। वैरायटी हम चूज करेंगे, पेरेंट प्लांट को देखेंगे, ठीक है, जो वैरायटी हमको चाहिए वो पेरेंट प्लांट लेंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है या डिजीज रेजिस्टेंस वो वाइल्ड वैरायटी में ज्यादा होता है। इसका रीजन भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब ये तो एक मेथड हो गया हमारे पास कि हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट ब्रीडिंग। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि हम नेचुरली क्या करते हैं, इसमें बस हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक मेथड है, 2 वैरायटीज को पास में लाना, उसको क्रॉस करना, इसमें हम अपने आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गया। इसका ये एक आप बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। कैसे टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आपने एक वैरायटी चूज किया पेरेंट का, अब आपको वो कैरेक्टर चाहिए HY हाई यील्ड वाला, ठीक है, हो सकता है कि इसके साथ कुछ और कैरेक्टर हो जो उसको अफेक्ट करे। तो आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे कि हमें इस पेरेंट का प्योर लाइन बनाना होगा। प्योर लाइन, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, टी ये कैपिटल, इसमें से प्योर लाइन होता है या तो ये या ये। तो डोमिनेंट प्योर लाइन टॉल या हाई यील्ड का ये होगा। आप आगे वाले क्लासेस में ये पढ़ेंगे। तो प्योर लाइन बनाना जरूरी होता है। तो प्योर लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत बार सेल्फिंग करना पड़ता है। अब सेल्फिंग से यहां क्या मतलब? सेल्फिंग से मतलब कि ये प्लांट है, इसी वैरायटी का एक और प्लांट कोई होगा, मान लीजिए उसको मैं A1 कह दे रहा हूं, उसका इसके साथ सेल्फिंग कर करके बार बार करके आखिरी में एक पेरेंट प्लांट हमें मिलेगा। ऐसे ही बी के साथ सेल्फिंग कीजिए, वो बी मिलेगा। तो इसमें टाइम बहुत जाएगा। ये सिर्फ थोड़ा सा है, हमने 10% काम ही किया है जब हमने पेरेंट सिलेक्ट किया। अब पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद हमें क्रॉस कराना पड़ेगा इनका। मान लीजिए इनके क्रॉस से एक प्रोजेनी बना, चाइल्ड बना प्लांट का, उसको मैंने सी नाम दे दिया। अब ये सी जरूरी नहीं है कि मैंने पहली बार ही प्लांट का क्रॉस कराया ए बी का। हमने पढ़ा था कि 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हजारों बार हमने ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया, ये हाइब्रिडाइजेशन हमने हजारों बार कराया, लेकिन हमें ये वाला कैरेक्टर वाला प्लांट नहीं मिला जिसमें दोनों हाई यील्ड भी हो और इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है कि 1000 बार करने के बाद भी हमें वो नई वैरायटी ना मिले। हो सकता है 1005 बार करने के बाद मिले, कभी कभी 2000 बार करने के बाद मिले। तो मान लीजिए कुछ टाइम के बाद हमें वो वैरायटी मिली। अब वो वैरायटी मिली तो हम खुश होके हम सीधा उसको फार्मर के पास नहीं ले जाके दे सकते। क्यों? क्योंकि उसको चेक भी करना पड़ेगा।
फिर ये सही बना है कि नहीं, इसको रिसर्च लैब के आसपास ही फील्ड में आपको 2-3 साल तक, या उसके जितना क्रॉपिंग सीजन है 2-3 क्रॉपिंग सीजन तक इसको बार बार चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। गलत है तो इसमें क्या गलती है, सही है, सही होगा तो फिर आपको फार्मर को ले जाकर देना होगा, वो फार्मर भी चेक करेगा। आपको कुछ कुछ फार्मर, आप सब फार्मर को दे देंगे, और अगर कुछ गलती इसमें निकली, क्योंकि रिसर्च लैब में सब कंडीशन आइडियल होती है, टेम्परेचर, वाटर मिलता है, सब मिलता है, पर रियल लाइफ में जब आप बाहर जाएंगे, फार्मर के फील्ड में जाएंगे, तो फार्मर अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सबके पास प्रोडक्शन का उतना कैपेसिटी नहीं है। और अगर अपने ही देश की बात करें तो क्लाइमेटिक रीजन बहुत ज्यादा है, डिफरेंट वेरी करता है, बहुत ज्यादा नहीं वेरी करता है। मतलब मिडिल देश के बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये एरिया का क्लाइमेटिक रीजन, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वेस्ट पार्ट का अलग है, साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, और नॉर्थ ईस्ट का, मतलब डिफरेंट वैरायटी है क्लाइमेट में। तो उससे क्या होता है, तो भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग देखा जाए तो कन्वेंशनल है, मतलब पहला प्रिमिटिव मेथड है। कन्वेंशनल मेथड क्या है, प्लांट ब्रीडिंग। नेचुरल भी है, क्यों, क्योंकि हम कुछ ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, हमारा बस इतना इंटरफेरेंस है कि हम एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्लांट वैरायटीज का क्रॉस करवा रहे हैं, वो क्रॉस से बस नया वैरायटी सिलेक्ट करना है, खुद से उसमें कुछ हम इंडल्ज या कुछ उसमें मिला नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हो गया। अब एक और मेथड आता है, वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में ही जेनेटिक्स का मेथड, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड। अब जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से जो क्रॉप बनते हैं उन्हें कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या प्लांट या एनिमल या माइक्रोब्स, कुछ भी जेनेटिकली मॉडिफाई हो सकता है जो लिविंग है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या यहां पे हुआ, जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, ये कोई भी एक प्लांट है, क्या है इसमें इंसेक्ट के खिलाफ एक प्रॉब्लम देता है। ये इंसेक्ट, कोई एक इंसेक्ट है, एक्स इंसेक्ट, वो क्या करता है, इस प्लांट को बहुत डिस्ट्रॉय करता है, और हमें ये प्लांट को अच्छे से, मतलब इसका प्रोडक्शन चाहिए। तो ये क्या हो सकता है, यहां पर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के हिसाब से देखा गया कि मान लीजिए ये कोई वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई इंसेक्ट ही मान लीजिए, तो ये इंसेक्ट क्या करता है, जाकर ये मान लीजिए इंसेक्ट्स के सेल्स हैं, इससे कुछ रिलीज होता होगा, तभी तो ये जाकर इस पर क्या करता है, इन्फेस्ट करता है या इसके ऊपर अटैक करता है। तो क्यों ना प्लांट में कुछ ऐसा जीन डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, ऐसा जीन कि ये इंसेक्ट जब इसके मान लीजिए लीव्स खाता है, लीव्स को खाने आए तो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज हो, ये जीन आगे प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन, तो वो प्रोटीन से ऐसा केमिकल आगे बने कि इंसेक्ट उसको खाते ही उसकी डेथ हो जाए। ये एक मेथड हो सकता है। तो हमने क्या किया, कुछ जीन इसके अंदर डाला, ये इसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, मतलब हम लेके आए, तो ये जीन को हमने क्या किया, इसके जेनेटिक्स को, मतलब इसके बायोलॉजिकल जेनेटिक्स, इसके शरीर में जो जेनेटिक्स है, या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड यही होता है, डीएनए या आरएनए, इसी को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, कोई जीन इसमें डाल दिया जो पहले से इसमें नहीं था। अगर पहले से होता तो ये इंसेक्ट के खिलाफ ये रेजिस्टेंट होता, लेकिन ये उस इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं था। हमने कोई ऐसा जीन ढूंढा, जीन जो इस इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, और उस जीन को इस प्लांट में डाल दिया। डालने के भी अलग अलग मेथड है प्लांट्स में, आप किसी बैक्टीरिया वायरस से डाल सकते हैं, इंजेक्शन से सेल के अंदर सीधा डाल सकते हैं, या इसकी बम्बार्डिंग करा सकते हैं सेल पर। तो वो मेथड आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको अभी बस इतना जानना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम कैसे मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिकली हम ये करते हैं कि कोई भी जीन जो कि
बैक्टीरिया, वायरस या इंसेक्ट या कोई वाटर कंडीशन या टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो, उसे हम क्या करें, मैन मेड तरीके से आर्टिफिशियली प्लांट के अंदर डाल दें। मतलब प्लांट के डीएनए या प्लांट के आरएनए, प्लांट में डीएनए आरएनए होता होगा, मैक्सिमम प्लांट्स में डीएनए होता है। तो मान लीजिए डीएनए की मैं जनरल बात कर रहा हूं, डीएनए में हमने उसे डाल दिया। मान लीजिए डीएनए, ये डीएनए ऐसे है, ठीक है। और उस पर मैंने क्या किया, यहां पर नए जीन को इंसर्ट कर दिया आर्टिफिशियली। अब ये जीन क्या करेगा, आगे जब प्रोटीन बनाएगा तो वो प्रोटीन से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो क्या होगा, इंसेक्ट का मैनिफेस्टेशन, इस पे अटैक धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये मेथड है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का क्रॉप्स के, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको बस एक बार इसमें इंसर्ट करना है और फिर उसके बाद ये प्लांट जब आगे रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने आप वो जीन अपने प्रोजेनी को ट्रांसफर करता जाएगा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। पर प्रॉब्लम ये है कि ये मैनमेड है, और कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस अगर मैनमेड है तो उसका एडवर्स इफेक्ट एनवायरनमेंट पे होता ही है। जैसे कि एक प्लांट वैरायटी है, ठीक है, वो वाइल्ड है, वाइल्ड मतलब नेचुरली ग्रो कर रही है, या प्लांट ब्रीडिंग से हमने वैरायटी बनाई है, कोई भी हो सकती है दोनों में से। ये प्लांट है, इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है मान लीजिए, ठीक है। और ये मेरा प्लांट जो है वो है जीएमओ, जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है मेरे पास ये, ठीक है। तो ये अगर मैंने इस पे जीन डाला तो इसके स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। तो ऐसा भी कर सकता है, ये जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट है, जब ये पॉलिनेशन करेगा इसके साथ, तो ना चाहते हुए भी ये भी इसमें वो जीन इंसर्ट कर देगा, ठीक है। मान लीजिए वो इंसेक्ट इस प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि वो इंसेक्ट इस प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो लेकिन इसके लिए ना हो, या इस वैरायटी के लिए बेनिफिशियल हो इसके लिए ना हो, इसलिए हमने इस पे इंसेक्ट यूज किया, पर ये इसमें भी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, नेटिव वैरायटी, वहां के जो उस पर्टिकुलर जगह की पर्टिकुलर वैरायटी है उसे भी चेंज कर सकता है या उसे बदल सकता है। या ये हो सकता है कि मान लीजिए इसमें भी इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, पर हमें इस वैरायटी की इतनी जरूरत नहीं है, ये वैरायटी किसी और चीज में काम आती है, बहुत सारे प्रोडक्शन में है, बहुत फार्मिंग के अलग अलग टेक्निक्स में काम आती है, पर ये इसे भी बदल देगा तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें डिजायर्ड वैरायटी नहीं मिलेगी, ये भी इसमें प्रॉब्लम है। तो एडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये है कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है इसमें। हमने पढ़ लिया क्या, प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन, और हम ये दोनों तरीकों से प्लांट में क्या कर सकते हैं, वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं। एक प्लांट ब्रीडिंग जो कि कन्वेंशनल है, और जो नया मेथड है, एडवांस्ड मेथड है, वो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, है ना, जेनेटिक्स का मॉडिफिकेशन कर देना। अब एक बात इसमें और आती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है या प्लांट ब्रीडिंग है वो 3 तरीके का हो सकता है, बेस्ड कि हम कैसी वैरायटी यूज कर रहे हैं। कैसे कैसे हो सकता है, इंटर वैराइटल। इंटर वैराइटल का मतलब क्या है, मतलब कि कोई एक स्पीशीज है, हमने स्पीशीज पढ़ा ही है क्या होता है, हमने 7 बेसिक कैटेगरीज पढ़ी हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। तो उसमें से इंटर वैराइटल मतलब एक ही स्पीशीज है, वन स्पीशीज, एक ही स्पीशीज की 2 वैरायटीज है, एक ही स्पीशीज की, ये कोई मान लीजिए ए एक वैरायटी है और ये बी एक वैरायटी है। अगर इन दोनों के बीच में मैं क्रॉस करूंगा तो वो इंटर वैराइटल क्रॉस होगा। मान लीजिए प्रोजेनी बन रही है कुछ भी सी, अगर ये एक ही स्पीशीज के हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं मैंगो का एग्जांपल ले लीजिए। जो मैंगो है स्पीशीज तो एक ही है, इसका साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको बताया था, मैंजीफेरा इंडिका। तो स्पीशीज तो एक ही है, मैंगो ही है, पर इंडिया में मैंगो की 1000 से ज्यादा वैरायटीज हैं, स्पीशीज एक है और वैरायटीज कितनी है,
1000 से ज्यादा। जैसे कि एक फेमस है दशहरी, एक है लंगड़ा, तोताफली, अल्फोंसो। तो ये अलग अलग वेराइटीज है मैंगो की। तो ये एग्जांपल हो गया। वीट की या राइस की इंडिया में 50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वेराइटीज हैं। अभी और भी हो सकती हैं, पर मिनिमम आप मान के चलिए 50,000 से ज्यादा वेराइटीज अकेले राइस की हैं इंडिया में, और मैंगो की 1000 से ज्यादा है। तो स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं। तो ये तो हो गया नंबर पहला, ये पहला हो गया। अब जो दूसरा है, दूसरा आपके पास है वो क्या है? दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज के बीच, पर वो स्पीसीज सेम जेनेरा की होनी चाहिए। जैसे कि एक जेनेरा है, जेनेरा या जीनस आप कह सकते हैं, वन जीनस। जीनस हमने पढ़ा है स्पीसीज की ऊपर वाली कैटेगरी है, बहुत सारी मिलती जुलती स्पीसीज का एक ग्रुप, उसे क्या कहते हैं? जीनस। एक जीनस के अंदर दो स्पीसीज हैं, मान लीजिए स्पीसीज एक्स स्पीसीज और वाई स्पीसीज। अब अगर एक्स स्पीसीज और वाई स्पीसीज एक जीनस के अंदर है, मतलब इनका कैरेक्टर कुछ तो मिलता जुलता होगा, है ना। वाई के साथ ही सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, और एक्स का किसी और एक्स के साथ। पर अगर ये एक जीनस के अंदर हमने रखे हैं तो कुछ सोच समझ के रखे होंगे, और वो सोच क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स ये दोनों के मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच में मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, ठीक है, मान लीजिए जेड कोई प्रोजेनी बनी, ठीक है, तो इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया वो हाइब्रिडाइजेशन इंटर स्पेसिफिक होगा, और हमने ये पढ़ा इंट्रा वेराइटर। अब क्या होता है, तीसरा जो है, तीसरा हमारे पास आता है इंटर जेनेरिक। नाम ही से पता चल रहा है इंटर जेनेरिक मतलब दो जीनस के स्पीशीज, मतलब एक फैमिली है, जीनस से ऊपर का भी और कैटेगरी क्या है? फैमिली। तो मान लीजिए ये एक फैमिली के अंदर जीनस होंगे, मान लीजिए जीनस पी जीनस है और एक क्यू जीनस है, ठीक है। इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होंगी, मान लीजिए इसके अंदर स्पीसीज है एक आर, और इसके अंदर कोई स्पीसीज है एस। अगर इन दोनों में स्पीसीज का करवाऊं क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए बनता है टी। तो ये क्या है? इंटर जेनेरिक। मान लीजिए किसी फैमिली में है, या किसी फैमिली के नहीं भी हो सकते हैं, अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। तो उनका अगर क्या हो, क्रॉस हो, दो स्पीसीज जो दो अलग जीनस की हैं। देखिए अगर दो स्पीसीज जो सेम जीनस की हैं तब तो वो इंटर स्पेसिफिक हो गई, और दो स्पीसीज जो अलग अलग जीनस की हैं तो वो इंटर जेनेरिक हो गई, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के 3 टाइप्स हमारे पास हो गए। तो हमने सबसे पहला टॉपिक क्या कंप्लीट किया? ये तो तीनों हो गए टॉपिक इसके, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। अब जो अगला आता है, हमने पहला फार्मिंग में स्टेप क्या था? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो अब जो दूसरा स्टेप आता है, हमने वैरायटी तो इंप्रूव कर ली, अच्छी वैरायटी भी कर ली, तो उसे फार्मर को देना चाहिए। जब हमने सब टेस्ट में हमने अपनी वैरायटी हमारी जो है वो पास हो गई हर टेस्ट में, अब वो चेक हो चुकी है और वो आगे जाने के लिए एकदम सही है, ठीक है, और एकदम स्टेडी स्टेट में है आगे जाने के लिए, तो उसे हम फार्मर को देंगे। अब फार्मर को देंगे तो उसके पास लैंड भी होना चाहिए, तभी तो वो ग्रो करेगा, और उसके लिए प्रोडक्शन सही भी होना चाहिए। क्वालिटी क्वांटिटी, याद रखिए क्वालिटी और क्वांटिटी ये दो चीज बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी यही दो चीजें हैं। उसके बाद क्या आता है? आपका आता है क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब आपने वैरायटी चूज कर ली, वैरायटी को इंप्रूव भी कर लिया, अब उसका प्रोडक्शन भी तो करना है, तभी तो फार्मिंग का अगला स्टेप है। अगर आप प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, वैरायटी बना के बस रख लेंगे, तो भाई किसी की भूख तो मिटने वाली नहीं है उससे। तो आपको
प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मेनली किस पे है? लैंड पर। आपको कहां करना है? हवा में तो आप करने से रहे, आपको क्या करना है कि उसे लैंड पर करना है। तो पहला रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट इसके लिए कि लैंड होना चाहिए। अब लैंड होना चाहिए। इंडिया में हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि इंडिया क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। अब एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसमें क्या है, जीडीपी का 33% क्या कौन देता है, एग्रीकल्चर देता है। और एम्प्लॉयमेंट में भी 62%, तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है और जीडीपी के हिसाब से भी सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें क्या है, छोटे फार्मर्स भी हैं, मीडियम भी हैं और बड़े फार्मर्स भी हैं। और हमने पढ़ा था प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। नो कॉस्ट जो कि रियल ही होता है, शुरुआत में अगर आप देखें कुछ इंटरवल के लिए हो सकता है वो लो कॉस्ट हो, बाद में वो नो कॉस्ट में बदले, पर ऐसे डायरेक्टली नो कॉस्ट तो नहीं हो सकता, वरना क्योंकि कुछ इनपुट तो देना ही होगा। तो नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और तीसरा आता है हाई कॉस्ट। तो हाई कॉस्ट कौन अफोर्ड कर सकता है, जो भाई बड़े फार्मर्स हैं या रिच थोड़े फार्मर्स हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स की कैसे प्रोड्यूस में क्या क्या जरूरत पड़ती है, मैन्योर की पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स की पड़ेगी, मैन्योर्स के टाइप होते हैं। उससे पहले प्रोडक्शन को समझने के लिए इसकी जरूरत क्या है मैन्योर फर्टिलाइजर की, हम वापस चलते हैं वैरायटी वाले टॉपिक में और उसका एक छोटा सा पॉइंट दोबारा हम जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। तो हेडिंग यही रहने देते हैं। उसमें जो हमने देखा है, हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि वैरायटी हम क्यों, कोई वैरायटी हम इंप्रूवमेंट चाहते हैं किसी वैरायटी में, क्यों ना कि देखिए कि ये राइस का प्लांट है, इसे सीधा फील्ड में लगा दें, फार्म में लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफी में क्या है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर है कि नहीं, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ये सब की चिंता रहती है। और प्रोडक्शन की तो है ही, और प्रोडक्शन को इफेक्ट कौन करता है, यही सब इफेक्ट करते हैं। तो हम जो फैक्टर वैरायटी को इंप्रूव क्यों करते हैं, वैरायटी को इंप्रूव इसीलिए करते हैं कि हमें क्या मिले, हाई यील्ड मिले। हाई यील्ड, ये देखिए इसी से डायरेक्ट, हाई यील्ड मतलब प्रोडक्शन अच्छा हो। प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो हम उस फसल की खेती क्यों करेंगे। तो हाई यील्ड होना चाहिए, वो ऐसी वैरायटी चूज करें जो हाई यील्ड देती हो और क्वालिटी अच्छा हो। प्रोडक्शन तो हो और मैंने बताया था क्वालिटी भी अच्छा हो, तो इंप्रूव्ड क्वालिटी हो। इंप्रूव्ड क्वालिटी मतलब उसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो, जिस चीज के लिए यूज कर रहे हो। ऑयल के लिए यूज कर रहे हो तो ऑयल कंटेंट, प्रोटीन के लिए तो प्रोटीन कंटेंट, एनर्जी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, और मिनरल विटामिन के लिए तो उनका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो इंप्रूव्ड क्वालिटी हो गया। ये भी होना चाहिए वाइडर अडेप्टेबिलिटी, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब अलग अलग तरह के वातावरण, अलग अलग तरह के एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके, तभी वाइडर मतलब विभिन्न, वाइडर मतलब उसका स्कोप बहुत ज्यादा हो, मतलब थोड़े से वाटर स्ट्रेस, आप साउथ इंडिया में किसी क्रॉप को ग्रो करें, अगर वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो ना हो, या साउथ इंडिया का वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में इसमें ग्रो ना हो, तो वो वैरायटी उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी वैरायटी आप करें कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में वो फल फूल सके और अच्छा प्रोडक्शन दे सके, तो उसका वाइडर एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। इंसेक्ट डिजीज, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई करते हैं। इंसेक्ट से डिजीज, इंसेक्ट मेनली डिजीज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधा प्रोडक्शन लो करते हैं। क्यों, कैसे, प्लांट की पत्तियां काट दी, स्टेम काट दिए, फ्लावर्स खा गए, तो वो कोई डिजीज नहीं है, वो क्या करते हैं, बस मैकेनिकल डैमेज पहुंचाते हैं। तो इंसेक्ट के कारण, डिजीज किसके कारण, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। और एक और क्लास है नेमाटोड्स, हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में नेमाटोड्स क्या होते हैं, वो भी करते हैं हाई यील्ड को, सीधा कोई डिजीज नहीं करते हैं, ये यील्ड को सीधा इफेक्ट करते हैं। ये है, तो ये सब क्या होना चाहिए, इनके खिलाफ रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस। और ये तो हो गया बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स के कारण जो प्रॉब्लम है, और एबायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ भी एबायोटिक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। मतलब
अगर कहीं वाटर की कमी हो गई, लाइट में थोड़ी ऊंच नीच हो गई, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, या ज्यादा पानी ही भर गया फील्ड में, तो उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसके लिए भी उसके अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये सब क्या करेंगे, ये जो नीचे के फैक्टर्स हैं, ये सब मिलाकर आपको हाई यील्ड ही देंगे। देखिए, अगर आपकी अडेप्टेबिलिटी नहीं है तो वो प्लांट वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यील्ड कम। इंसेक्ट डिजीज नेमाटोड्स रेजिस्टेंस, यील्ड कम अगर रेजिस्टेंस ना हो। एबायोटिक स्ट्रेस में भी यही है, प्लांट ही मर जाएंगे तो उसमें भी प्रोडक्शन कम। तो कुल मिला के क्वालिटी तो हम वैरायटी से लेंगे, वैरायटी से, ठीक है, लेकिन ये सब क्या करते हैं, सीधा प्रोडक्शन में एड अप होते हैं, प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, यील्ड प्रोवाइड करते हैं, हाई यील्ड, ठीक है। अब जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें आगे देखा जाए तो मैनेजमेंट करना तो जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। आप वैरायटी ले ले, प्लांट को अपने फार्मिंग में लगा ले, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जरूरी है, अगर प्रोडक्शन ना हो तो फार्मर उस ऐसी वैरायटी को यूज ही क्यों करेगा। अब इसके लिए भी बहुत सारे मैनेजमेंट आपको करने पड़ते हैं। क्या क्या मैनेजमेंट करने पड़ते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैनेजमेंट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। यही मैनेजमेंट है, आपने लैंड तो प्रोवाइड कर दिया, वो तो प्री रिक्विजिट है, उसको कोई हम सच मैनेजमेंट में नहीं लेंगे, क्योंकि पीस ऑफ लैंड तो जरूरी है ही, एटमोस्ट है वो। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अब उस लैंड में हम न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कैसे करें। तो न्यूट्रिएंट, जैसे हर सेल को हमने पढ़ा है, हर सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। प्लांट भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के। तो सबसे बेसिक चीज तो ये कि उसे न्यूट्रिएंट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जैसे हमने पढ़ा क्या क्या चीज है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, वाटर लिया, ऑक्सीजन लिया। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से आ जाता है, एयर से, H2O वाटर सॉइल से, एयर से भी आ सकता है मॉइस्चर के रूप में, पर वो कुछ प्लांट्स ही एयर से मॉइस्चर ले लेते हैं, वरना अधिकतर 90% से ज्यादा प्लांट सॉइल से रूट्स के जरिए वाटर लेते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सॉइल, जो मतलब मान लीजिए ऐसे जगह हैं जहां उनके पास रूट्स ना हो या वो सॉइल से अटैच ना हो, तो वो मॉइस्चर में से, एयर मॉइस्चर में से वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर से, या ऑक्सीजन सेल्स में खुद बनती है प्लांट सेल्स में, कब, जब फोटोसिंथेसिस हो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो, ठीक है। तो ये तीनों तो एयर एटमॉस्फेयर से हमें मिल जाती है, और वाटर से मिल जाती है, वाटर से हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, अगेन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। मैं सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले तो सब्सटेंस पढ़ाया, पर मेन ध्यान है मेरा एलिमेंट्स पे, जो न्यूट्रिएंट की तरह काम करेंगे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, अगेन ऑक्सीजन, ये सब वाटर से, एयर से हमें मिल जाएंगी। अब कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं, उन्हें बांटा गया है दो तरीके में, दो टाइप्स में। कैसे बांटा गया है कि अगर कोई न्यूट्रिएंट को कम क्वांटिटी में चाहिए तो उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अगर कम क्वांटिटी में चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऐसे न्यूट्रिएंट टोटल हैं 13। कितने हैं? 13 न्यूट्रिएंट हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी में चाहिए, और इसके अपोजिट जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी चाहिए, और जो ज्यादा चाहिए वो, तो जो ज्यादा चाहिए उसमें क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सब इसमें होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। आप देखेंगे कोई भी फर्टिलाइजर, हम आगे फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक के बारे में, उसमें मेन कंपोजिशन क्या होता है? एनपीके। ये याद रखिए, एनपीके। ये सबसे ज्यादा प्लांट को इन्हीं की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की। अब जो बाकी बचे ये इसमें आ सकते हैं,
आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, मॉलिबेडेनम हो गया, जिंक हो गया Zn, और बोरॉन। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनका अमाउंट आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, कॉपर, मॉलिबेडेनम, जिंक, बोरॉन, इनका अमाउंट कम चाहिए और इनका अमाउंट कंपैरेटिवली इनसे ज्यादा चाहिए। अगर इनका जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल गया तो डिजीज कर सकते हैं, ये जितना चाहिए उससे कम मिल गया तो डिजीज कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस्ड मिलेगा तभी आगे से न्यूट्रिएंट का अच्छे से प्लांट उसको ऑब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ कर सकता है। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट की। और आगे इसमें ये हम पा कहां से सकते हैं न्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट? इसके पाने के तरीके से बेस्ड है प्लांट कैसे पा सकता है इसे या ऑब्जॉर्ब कर सकता है। या तो ये कि नेचुरली मिले सॉइल से, और हम कैसे दें? तो मैन्योर दे सकते हैं हम। मैन्योर भी एक तरह का फर्टिलाइजर है पर वो नेचुरल फर्टिलाइजर है। और फिर जो केमिकली इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है वो आपका फर्टिलाइजर जो हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो भी एक इसका कैटेगरी है। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैन्योर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि कैसे बायोडिग्रेडेबल चीजों से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट को। और फिर आता है फर्टिलाइजर, कि हम इंडस्ट्री से केमिकली प्रोड्यूस करें। दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग के टाइप्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट वो भी बेस्ड हैं क्या, कि न्यूट्रिएंट प्लांट कैसे ऑब्जॉर्ब कर सकता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। और फिर हम पढ़ेंगे कि हमने सब तो कर लिया, वैरायटी भी चूज कर ली, प्रोडक्शन भी चूज कर लिया, पर अगर हम प्लांट को ऐसे, उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और हार्वेस्ट अभी नहीं हुआ है, वो अभी फील्ड में ही लगा हुआ है, प्रोडक्शन हमने देख लिया बहुत अच्छा है, उसके बाद हम आराम से बैठ गए, तो नहीं, उसका प्रोटेक्शन भी जरूरी है कि एबायोटिक स्ट्रेस से, ड्रॉट से कैसे हम अपने तरफ से प्रोटेक्शन उसको दे पाए। तो हम ये भी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।